खंड 2 अध्याय 56। जियांग के डू ने उसे चौंक कर देखा। लू शी मियाँ इमारत की पारदर्शी कांच की खिड़की के सामने खड़ा था। उसका कद लंबा और लंबा था। उसके पीछे हजारों मील का आसमान और बादल थे, मानो उसके ठीक सामने एक गहरी खाई खोद दी गई हो। कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता था। लेकिन डिंगमी कहाँ थी? जियांग के डू ने कई सालों से डिंगमी से कोई खबर नहीं सुनी थी। वह दिल टूटा नहीं था और उसके घाव पर वार किया, लेकिन डिंगमी ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। लू शी मियाँ ने कहा, वह वापस आएगी। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हें अभी भी ग्रेजुएशन रियूनियन याद है? उसने कहा, अगर वाकई ऐसा कोई दिन है जब वह मुझे छोड़कर चली जाएगी, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वह अपना रास्ता भूल गई है। जियांग के डू ने उसे चौंक कर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि डिंगमी के उस साल के अनिच्छुक सवाल का जवाब इस आदमी की पुरानी जगह पर रहने की जिद में बदल जाएगा। जियांग के डू ने कभी किसी से इस बारे में जिक्र नहीं किया था, लेकिन उसे विश्वास था कि लू शी मियाँ वास्तव में डिंगमी को नहीं भूले हैं। लेकिन जितना अधिक यह होता गया, जियांग के डू को और अधिक अनिच्छा महसूस हुई, उसे जाने देने में असमर्थ। यह आदमी डिंगमी ने आसानी से प्राप्त किया, फिर भी इतनी आसानी से जाने दिया। चाहे उसने इसके बारे में कैसे भी सोचा हो, वह अनिच्छुक महसूस कर रही थी, उसे जाने देने में असमर्थ थी। जियांग के डू ने 1 साल तक संघर्ष किया, फिर भी अनिच्छुक। अब डिंगमी, जैसा कि उसने कहा था, वापस आ गया था। उसने लंच बॉक्स को कमरे में कॉफी टेबल पर रखा, उसे देखा और मंद मंद मुस्कुराई। यह सिर्फ एक भोजन है। आपको मुझे इतनी बेरहमी से अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। लू शी मियाँ ने उसे देखा और विनम्रता से कहा, धन्यवाद, लेकिन अब पूरी कंपनी मुश्किल में है। ओवरटाइम, मैं बहुत व्यस्त हूँ। मुझे माफ कर दे कि मुझे चौकस नहीं है। शी मियाँ का जन्मदिन। जियांग के डू ने उसे आमंत्रित किया था, लेकिन उसने हारने के बारे में सोचा था। लेकिन वह हमेशा एक छोटी सी आशा के लिए आयोजित की गई थी। शायद क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वह एक आदमी थी। वह वास्तव में जाने के लिए उसे नहीं ले जा रही थी। आयांग के डू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह किसी भी समय नहीं रहना चाहती थी। उपहार बॉक्स को पीछे धकेलते हुए, आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं? आपका व्यवसाय है, भले ही मैंने जो दिया है उसे मैं वापस नहीं ले सकती। यह कहने के बाद वह मुड़ी और चली गई। ल्यूक थोई मियाँ ने भौहें सिकोड़ी। जब खोंग खाडू दरवाजे पर पहुंचा, तो उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। मैं अभी नीचे दीन मैट से मिली थी। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि मैं तुम्हारे लिए खाना ला रहा हूँ, लेकिन फिर भी वह उदासीन थी। ल्यूक थोई मियाँ, तुम्हें उस लड़की के प्रति इतना विनम्र क्यों होना चाहिए जिसने तुम्हें छोड़ दिया? शायद वह तुम्हें बहुत पहले ही भूल चुकी है। लू शी मियाँ का चेहरा काला पड़ गया। वह खड़ा हुआ और उसकी ओर चल दिया। जियांग के डू थोड़ा डरा हुआ था। उसने दरवाजा पकड़ रखा था और उसकी ओर देख रहा था। क्या तुम करना चाहते हो? लू शी मियाँ उसके सामने चला गया। उसके बगल का दरवाजा खोला। उसका चेहरा भावहीन था। यह मेरे और उसके बीच की बात है। अपना समय लो, मिस जियांग। क्योंकि वे दोनों सहपाठी थे, लू शी मियाँ ने उसे पहले केवल उसके अंतिम नाम से बुलाया था। इन 3 विनम्र और दूर के शब्दों, मिस जियांग, ने जियांग के डू के चेहरे को लाल कर दिया। सहायक दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। उसके पास रुकने के लिए कोई चेहरा नहीं था। जब वह चली गई, तो फर्श पर उसकी एड़ियों की खट-खट की आवाज बहुत तेज थी। सहायक ने आश्चर्य से ल्यूक थोई मियाँ को देखा। ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा। काम पर जाओ। दरवाजा बंद करके चमड़े की कुर्सी पर बैठे ल्यूक थोई मियाँ आलसी ढंग से कुर्सी पर पीछे झुक गए। उसने अपना सिर झुकाया,
अपनी कुर्सी को आधा घुमाया, दराज खोला, सिगरेट का एक पैकेट निकाला, एक सिगरेट निकाली, उसे मुंह में डाला, जलाया और कुछ हल्के कश खींचे। ल्यूक थोई मियां ने अपने हाथ में लाइटर को देखा और उसे धीरे से सहलाया। कुछ देर बाद उसने हाथ बढ़ाकर सिगरेट को मेज पर रखी एशट्रे में रख दिया, अपने बगल में रखे फोन पर नजर डाली और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे डिंगमी का नंबर डायल करने के लिए उसे उठा लिया। डिंगमी अभी अभी फास्ट फूड रेस्टोरेंट से बाहर निकली थी जब उसने घंटी की आवाज सुनी। उसने जल्दी से अपनी जेब में अपना फोन ढूंढा और स्क्रीन पर 3 शब्द लूशी मियां देखे। वह दंग रह गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने उत्तर बटन दबाया। दूसरी तरफ चुप था, वह थोड़ी घबराई हुई थी। लूशी मियां। कुछ सेकंड के बाद उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, डिंगमी ने अपने होंठ सिकोड़े, मैंने आपकी कंपनी के विज्ञापन की डबिंग पूरी कर ली है। लूशी मियां ने कहा, मुझे पता है, आप अभी कहाँ हैं? डिंगमी ने सामने के ऑफिस की इमारत को देखा, मैंने आपकी कंपनी के पास खाना खाया, मैंने अभी अभी खाना खत्म किया है। उसने कहा, क्या आपने अभी तक खाया है? डिंग चलो उसके जवाब की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। लूशी मियां की आवाज थोड़ी अधीर थी। और 21वीं मंजिल को दबाया। कांच के दरवाजे से उसने देखा कि अंदर 10 से अधिक लोग काम में व्यस्त थे, कुछ लोग खाना भी बांट रहे थे। दिनहमत को अचानक थोड़ी घबराहट महसूस हुई, बस ऐसे ही अंदर चली गई। जब वह सोच रहा था, सहायक ने उसे देखा, वह थोड़ा हैरान हुआ, जल्दी से दरवाजे पर गया और उसे देखकर मुस्कुराया, मिस दिन्हा, आप आईं। मिस्टर ल्यूक को खोजने उसने उसके हाथ में लंच बॉक्स देखा। क्या यह फिर से खाना पहुंचाने के लिए नहीं है? डिंगमी का चेहरा थोड़ा गर्म था, उसने अपने पीछे चल रहे आदमी को देखते हुए सिर हिलाया। लूशी मियां ने सहायक के कंधे को थपथपाया, डिंगमी को देखा, अंदर आओ। डिंगमी जल्दी से अंदर चली गई, अपनी कंपनी के कर्मचारियों की चौकस निगाहों के नीचे वह उसके पीछे उसके कार्यालय में चली गई। सहायक दंग रह गया, उसने अपना सिर घुमाकर उनकी ओर देखा, तो अभी अभी जनरल लू ने जियांग के डू का खाना सबके लिए लाया क्योंकि वह मिस डिंग का खाना खाना चाहता था। मैं बॉस की पसंद समझता हूँ। मैं समझता हूँ, अन्य कर्मचारी नहीं समझते। सभी की नजरें दिन मैट और ल्यूक थोई मियां पर तब तक टिकी रहती हैं जब तक वे कमरे में प्रवेश नहीं कर जाते। किसी ने पूछा, यह क्या है? राष्ट्रपति ल्यूक व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने आए थे। क्या ग्राहक इतना महत्वपूर्ण है? सहायक ने घूर कर देखा, क्या आपने किसी ग्राहक को खाना देने आते देखा है? क्या मिस खोंग नहीं है? हाँ, मिस खोंग भी एक ग्राहक है। सहायक कुछ और नहीं कहना चाहता था, यह इतना स्पष्ट था लेकिन वे अभी भी इसे नहीं देख पा रहे थे। हर कोई अंधा था। साथियों, यह हमारा भावी बॉस हो सकता है। डिंगमी अपने दफ्तर में घुसी और उत्सुकता से इधर-उधर देखने लगी। दरवाजा बंद करो। हाँ, डिंगमी ने दरवाजा बंद किया और अपने दफ्तर में इधर-उधर देखने लगी, जो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत स्टाइलिश था। यह सही है, यह शैली है, यह उनकी शैली के लिए बहुत उपयुक्त है। लूशी मियां सोफे पर बैठे, उसे देखते हुए, तुम क्या देख रहे हो? डिंगमी ने अपना सिर हिलाया, जल्दी से चलकर चावल को चाय की मेज पर रख दिया। जल्दी करो और ठंड लगने से पहले खा लो। पिछले 2 दिनों में मौसम ठंडा हो गया था। डिंगमी को ठंड से डर लगता था। उसने एक सफेद स्वेटर पहना हुआ था, जिसके बाहर ऊंट के रंग का कोट था। उसका छोटा चेहरा गोरा और तरोताजा था। वह वहां खड़ी उसे चॉपस्टिक छीलते हुए, लंच बॉक्स खोलते हुए देख रही थी। लूशी मियां ने अपना सिर उठाया, उसकी ओर देखा, क्या तुम खड़े खड़े थक नहीं गई हो? डिंगमी मुस्कुराई, उसके बगल में बैठ गई।
लूशी मियाँ को खाते समय बात करना पसंद नहीं था। वह वास्तव में भूखा था, बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था। दिनहमट ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा, एक पल के लिए झिझकी और फुसफुसाकर बोली, मैं अभी अभी नीचे खोंग-खा-डू से मिली थी। तुम क्या कहना चाहते हो? ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा, उसकी आंखें खुली हुई थी। वह मेरे लिए खाना लेकर आई थी। डिंगमी एक पल के लिए रुकी। तुम नहीं खा रहे हो? लू शी मियाँ ने अपना सिर नीचे किया और फिर से अपने चॉपस्टिक उठाए। मैं नहीं खा रहा हूँ। यह मेरे स्वाद के अनुकूल नहीं है। डिंगमी ने एक नरम ओह कहा। उसके होंठ गुप्त खुशी में मुड़े हुए थे। उस पल में उसने महसूस किया कि वह लू शी मियाँ को एक कदम नहीं दे रही थी, बल्कि लू शी मियाँ उसे नीचे जाने का रास्ता दे रहे थे। भले ही यह एक अथाह गड्ढा था, वह इसमें कूदने को तैयार थी। लू शी मियाँ के खाने के बाद उसे एक गिलास पानी पीने की आदत थी। डिंगमी ने देखा कि उसने काफी खा लिया था, खड़ा हुआ, अपनी मेज की ओर चला गया और अपना गिलास वाटर प्यूरिफायर के पास ले गया। लू शी मियाँ ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने अपनी पीठ उसकी ओर की और पानी डालने के लिए नीचे झुकी। उसकी पीठ पतली और छोटी थी। इतने सालों बाद भी उसे उसकी आदतें याद थी। उसने अपना सिर नीचे किया। उसके होठों के कोने मुड़े हुए थे, थोड़ा संतुष्ट। वह सीधी खड़ी हुई, पानी का प्याला थामे और उसकी ओर चली गई। लू शी मियाँ ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी। उसने जो पानी का प्याला दिया उसे स्वीकार किया। धन्यवाद। डिंगमी ने अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराई। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। लू शी मियाँ ने पानी का प्याला खत्म किया, डिब्बे को कूड़ेदान में फेंक दिया और उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें कुछ पीना है? डिंगमी ने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है। मुझे अभी भी ओवरटाइम काम करना है। क्या तुम पहले घर जाना चाहती हो या मेरा इंतजार करना चाहती हो? लू शी मियाँ ने कहा, मैं अभी जिंगहाई शहर में हूँ। डिंगमी को उम्मीद नहीं थी कि वह उसे बताने की पहल करेगा। इससे उसे राहत की सांस मिली, लेकिन साथ ही उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई। पलकें झपकाने लगी। ओह, मुझे पता है, भाई लू ने मुझे बताया था। लू शी मियाँ अभी भी उसे देख रही थी। डिंगमी ने अपना सिर नीचे किया, बुदबुदाते हुए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। घर पहुंचने पर मुझे कुछ नहीं करना है। इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ सवारी कर सकती हूँ। लू शी मियाँ ने हंसते हुए कहा, जो भी हो। वह अपनी डेस्क पर वापस आ गया और काम करना शुरू कर दिया। डिंगमी को नहीं पता था कि क्या करना है। वह सोफे पर सीधी बैठी थी, अपने फोन से नहीं खेल रही थी, कभी कभी चुपके से उस पर नजर डाल रही थी। लू शी मियाँ ने उसकी निगाहों को देखा, अपना सिर उठाया और आंखें सिकोड़ ली। उसने एक पल सोचा, फिर दराज खोली, एक आईपैड निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। अगर तुम बोर हो रही हो तो अकेले ही खेलो। दिन मैट बोर नहीं हुई, लेकिन वह फिर भी खड़ी हुई, चली गई और आईपैड उठा लिया। उसकी नज़र उस खूबसूरत डिब्बे पर पड़ी। यह जियांग के डू द्वारा दी गई घड़ी थी। बेशक डिंगमी को नहीं पता था कि यह जियांग के डू द्वारा दी गई थी। उसने ब्रांड को पहचान लिया। बुई दीच को इस ब्रांड की घड़ियां पहनना पसंद था और उसने उसे जन्मदिन के तोहफे के रूप में महिलाओं की घड़ी भी दी थी। लू शी मियाँ ने उसकी निगाहें देखीं और सीधे पूछा, तुम क्यों हैरान हो? डिंगमी ने अपना सिर हिलाया, अपने होठों को दबाया और मुस्कुराई। कुछ नहीं, तुम काम करना जारी रखो, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगी। वह पीछे मुड़ी और सोफे पर बैठ गई, अपने बालों को सहलाया, अपना आईपैड खोला, पासवर्ड देखा। डिंगमी ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। लू शी मियाँ, पासवर्ड क्या है? लू शी मियाँ ने अपना सिर नीचे किया, असहाय भाव से भौहें सिकोड़ी। इसे भूल जाओ, खेलना बंद करो। डिंगमी। उसने उसे संदेह से देखा।
लू शी मिया ने उसे एक नज़र भी नहीं बख्शी, कंप्यूटर स्क्रीन को देखने पर ध्यान केंद्रित किया। कमरे में सिर्फ एक लाइट जल रही थी। स्क्रीन की रोशनी उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। दीनामत ने आईपैड की तरफ देखा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने अपना जन्मदिन दर्ज किया। प्रत्येक संख्या ने उसके दिल की धड़कन को तेज कर दिया। जब वह अंतिम संख्या पर पहुंची, तो उसका दिल ऐसा लगा जैसे उसके गले से बाहर निकलने वाला था। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप उठीं, हल्के से संख्या 6 को छूते हुए। स्क्रीन चमक उठी। अनलॉक हो गया। डिंगमी ने चौंक कर अपना मुंह खोला। लू शी मिया को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी भावनाएं उथल-पुथल में थीं। ल्यूक थोई मिया ने अपने जन्मदिन को पासवर्ड के रूप में क्यों इस्तेमाल किया? उसका दिल बहुत देर तक धड़कता रहा और वह बहुत देर तक लू शी मिया को देखती रही, इस हद तक कि लू शी मिया उसे अनदेखा नहीं कर सके। उन्होंने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखें बहुत शांत थीं। लू शी मिया, मैंने इसे अनलॉक कर दिया है। दिनमत ने उसकी ओर देखा और कहा, यह मेरा जन्मदिन है। उन क्या उसने अपनी पूर्व प्रेमिका के जन्मदिन को अपना पासवर्ड बनाया और उसे बिना घबराए तुरंत पता चल गया? डिंगमी ने उसकी ओर देखा। कुछ पलों के लिए उसके उदासीन रवैये से घुटन महसूस हुई। लू शी मिया ने अपने होठों को सिकोड़ा, सिगरेट का एक पैकेट पाया और हताशा में एक जला लिया। डिंगमी ने कुछ देर तक उसे देखा, धीरे धीरे शांत हो गई। लेकिन लू शी मिया थोड़ी अधीर थी, शायद इसलिए कि उसे उसके साथ इतनी शांति से रहते हुए बहुत समय हो गया था। जो कियान सही था, डिंगमी के यहाँ आने से लू शी मिया की कार्यकुशलता में वास्तव में भारी गिरावट आई। वह अब ओवरटाइम काम नहीं करना चाहता था। लू शी मिया ने चाबी ली, कुर्सी पर टंगा कोट उठाया और डिंगमी की ओर देखा। चलो चलो घर चलते हैं। खंड 2 अध्याय 57। डिंगमी हैरान थी। उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। इतनी जल्दी? अभी तो सिर्फ 9 बजे थे। उसे लगा कि उसे कम से कम 11 बजे तक ओवरटाइम काम करना होगा। लू शी मिया ने अपना कंप्यूटर रख दिया, अपनी जैकेट ली और उसके सामने चला गया। उसे अर्थपूर्ण ढंग से देखा। इसे भूल जाओ, तुम मुझे यहाँ परेशान कर रहे हो। चलो घर पहुंचकर बात करते हैं। डिंगमी ने मासूमियत से उसकी ओर देखते हुए पलकें झपकाईं। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ। वह बहुत शांत थी, है न? उसने सिर्फ उससे आईपैड का पासवर्ड पूछा था, बस। गलती से उसका आईपैड पासवर्ड क्रैक हो गया। इसके अलावा उसने साफ तौर पर उसे रहने दिया। लू शी मिया ने थोड़ा सा मुस्कुराया, थोड़ा असहाय, और कहा, बस इसे ऐसे समझो कि मैं काम से छुट्टी लेना चाहता हूँ। चलो घर चलते हैं। उसने चलते हुए अपना कोट पहना। उसकी हरकतें अनियंत्रित थीं। डिंगमी ने जल्दी से अपना बैग उठाया और उसका पीछा किया। बाहर 10 से ज्यादा कर्मचारी अभी भी ओवरटाइम काम कर रहे थे। लू शी मिया और डिंगमी को एक के बाद एक बाहर आते देख वे सभी उनकी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाए। लू शी मिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, सबके सामने चले गए और कहा, अगर कोई खास जरूरी काम नहीं है तो काम से छुट्टी ले ले और कल सुबह काम पर लग जाए। सबके चेहरे अविश्वास से भरे थे। क्या यह सच था? उन्हें लगा कि उन्हें जाने से पहले आज रात का खाना खा लेना चाहिए। अगुवाई करने वाले सहायक ने कहा, हाँ राष्ट्रपति लू, अपना समय लें। लू शी मिया ने सिर हिलाया, अपने बगल में डिंगमी को देखा और आगे बढ़ गए। डिंगमी को यह जानने के लिए अपना सिर उठाने की जरूरत नहीं थी कि सभी की नजरें उस पर टिकी हुई थी। वह बेहद शर्मिंदा थी। उसे लगा कि उसने पूरी कंपनी को देरी में डाल दिया है। वह जल्दी से लू शी मिया के नक्शेकदम पर वहां से निकल गई। उसका चेहरा लाल हो गया था।
एक दर्जन या उससे ज्यादा लोगों को उत्साह से गपशप करने के लिए पीछे छोड़ दिया। क्या वह वाकई राष्ट्रपति लू की गर्लफ्रेंड है? यह ज्यादा नहीं लगता। अरे, क्या तुम इस लड़की से पहले मिले हो? वह बहुत सुंदर लग रही है। सहायक ने कहा, मैंने उसे देखा है। वह एक आवाज अभिनेत्री है। सीआरएम विज्ञापन की महिला आवाज उसकी है। मैं समझ गया। तो राष्ट्रपति ल्यूक इस विज्ञापन के माध्यम से उसे जान गए? किसी ने पूछा, क्या आप वाकई काम से छुट्टी ले रहे हैं? सहायक ने कहा, अगर कोई खास महत्वपूर्ण काम नहीं है तो आप घर जा सकते हैं। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है, कल सुबह जल्दी ही हैंडओवर हो जाएगा, तो कर्मचारियों को अभी भी ओवरटाइम करना है। तुम लोगों को किसने बताया कि तुम बॉस नहीं हो? अध्यक्ष ल्यूक ने दीन मैट को लिफ्ट में ले जाया। जब वह बाहर निकला, दीन मैट ने पाया कि वह गलती से उसका आईपैड अपने साथ ले गई थी। लू शी मियां, मैंने गलती से तुम्हारा आईपैड अपने साथ ले लिया। क्या तुम्हें वापस जाकर इसे रखना है? उसने आईपैड को पकड़ लिया, उसे धीरे से पुकारा। लू शी मियां ने उसकी तरफ नहीं देखा, उसे सीधे फ्लोर B1 पर दबा दिया, अपने हाथ अपनी जेबों में डाले, फिर अपना सिर नीचे करके उसे देखा, मंद मंद मुस्कुराते हुए, इसे भूल जाओ। अगर तुम्हें यह पसंद है तो इसे वापस ले जाओ। अंदर कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं थी। अगर थी भी तो अगर वह उसके पास रह गई होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका इरादा इसे लेने का नहीं था। दिनमट ने उसे आईपैड थमाते हुए कहा, अगर तुम्हें काम के लिए इसकी जरूरत पड़े तो इसे घर ले जाओ। मेरे पास इसे रखने के लिए जगह नहीं है। लू शी मियां ने उसे देखा। डिंग एमआई ने अपने पतले लैपटॉप को देखा और कहा, उसे अपने बैग में ले जाया गया। उसे पूछा गया कि क्या आप इस सप्ताह के अंत में डिंग एमआई को देखते हैं, और पूछा कि मेरे भाई ने बिल्ली को मेरे साथ जाना होगा, लेकिन मुझे शुक्रवार को एक व्यापारिक यात्रा पर जाना होगा। एक एनिमेटेड फिल्म के लिए एक वॉइस ओवर। मैं लगभग एक सप्ताह के लिए चला जाऊंगा। एक सप्ताह बाद लौटने के बाद अंतिम रिकॉर्डिंग हवा के बारे में थी। डिंग एमआई को पता नहीं था कि प्रसारण परिणाम क्या होगा, और उसका दिल थोड़ा असहज था। लू शी मियां, मुझे पता है, तब यदि आप दोनों एक व्यापारिक यात्रा पर जाते हैं तो आप दोनों को एक व्यावसायिक यात्रा पर ले जाते हैं। उसे देखने के लिए उसका सिर घुमाया और फुसफुसाया, लू शी मियां, आप अचानक यहाँ क्यों चले गए? उसके पैर पर बैग के पट्टा के साथ। लू शी मियां एक भारी धूम्रपान करने वाला था। उसने एक सिगरेट निकाली और उसे देखा। मैं एक सिगरेट पी रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि वह उसे देखने के लिए अपना सिर उठाता है? थोई मियां ने सिगरेट जलाई, कार की खिड़की नीचे की और कुछ कश लेने के लिए दरवाजे की चौखट पर हाथ रखा। हवा चल रही थी। सिगरेट की हल्की गंध पूरी कार में फैल गई। उसने अपना सिर नीचे किया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। मुझे वास्तव में इससे नफरत नहीं है। मैंने पहले ही सेकेंड हैंड सिगरेट पी ली है। दीन मैट का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका चेहरा लाल था। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसने फिर से उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। मुझे आश्चर्य है कि अगर वह अब सेकेंड हैंड स्मोकिंग करे तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यह सोचते हुए उसका दिमाग उड़ गया। लेकिन वह लंबे समय से सोच रही थी, यह देखकर कि वह अपनी सिगरेट खत्म करने वाला था। उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसने सोचा कि डिंग जियाओमी 17 साल की उम्र में वाकई बहादुर था। लू शी मियां, तुमने मेरे जन्मदिन को पासवर्ड के रूप में क्यों इस्तेमाल किया? डिंग मी, जो पहले से ही 26 साल से अधिक की थी, ने उससे पूछा। लू शी मियां ने अपना हाथ दरवाजे के फ्रेम पर घुमाया, सिगरेट की राख को झाड़ा, उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया। उसकी पतली एक पलक वाली आंखें
थोड़ी तिरछी थी, जिससे थोड़ी तीक्ष्णता प्रकट हुई। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने होठों को चाटते हुए खुद का मजाक उड़ाया। मुझे इसकी आदत है। यूनिवर्सिटी के अपने पहले साल के दौरान ल्यूक थोई मिया ने एक नया लैपटॉप खरीदा। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दिन मैट ने इसे मूवी देखने के लिए निकाला। जब उसने इसे खोला तो उसे एक पासवर्ड दिखाई दिया। उसने उससे पूछा और कंप्यूटर खोलने में सक्षम हो गई। लेकिन अगली बार जब वह भूल गई तो इसका कारण यह था कि उसने पासवर्ड बहुत जटिल सेट कर दिया था, जैसा कि कंप्यूटर विज्ञान विभाग के एक उत्कृष्ट छात्र से अपेक्षा की जाती है। दिनमट ने दुखी होकर कहा, इसे इतना जटिल क्यों बना रहे हो? वैसे भी तुम मेरे कंप्यूटर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ल्यूक थोई मिया ने उसे मुंह बनाते हुए देखा और हंस पड़ा। उसने कंप्यूटर उठाया और उसे अपनी गोद में रख लिया। उसका दाहिना हाथ टाइप कर रहा था, बायां हाथ उसके कंधे पर था और उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अपनी पतली उंगलियों से कुछ बटन दबाते हुए उसने पासवर्ड बदलने वाला इंटरफेस खोला और उसके सिर पर थपथपाया। इसे खुद ही बदल लो, जो तुम्हें याद हो। डिंगमी ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया, अपनी जन्मतिथि दर्ज की और सच्चाई से समझाया। दूसरे लोगों के बॉयफ्रेंड हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड की जन्मतिथि को अपने पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लू शी मिया ने आपत्ति जताई। किसका घर? डिंगमी ने सावधानी से गिनती की। वह मिंग वेई है और मेरी रूममेट भी। उस समय डिंगमी बहुत ज्यादा खुशमिजाज थी। कभी कभी उसे कॉलेज की कहानियां सुनाती, कभी कभी बकवास कहती जैसे किसी का बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को नाश्ता देने आया था, आदि। लू शी मिया को लगा कि यह उसकी इच्छा थी, लेकिन अलग होने के कारण वास्तव में कई अपरिहार्य परिस्थितियां थीं। ये ऐसी चीजें थीं जो वह नहीं कर सकता था। अतीत के बारे में सोचते हुए लू शी मिया की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने आखिरी कश लिया और सिगरेट बुझा दी। डिंगमी ने उसके सुंदर गालों को देखा। क्या यह वास्तव में एक आदत थी? ऐसी आदत जो इतने सालों तक चली। उसे बस यह सोचने की जरूरत थी कि कैसे हर बार जब वह कंप्यूटर चालू करता, आईपैड खोलता, यहाँ तक कि फोन भी, तो वह उसका जन्मदिन दबाता, उसे खुशी और दुख दोनों महसूस होते। मुझे आश्चर्य है कि उसे कैसा लगा। लू शी मिया ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। कल तुम्हारी फ्लाइट किस समय है? सुबह 10 बजे, दीनमत ने जवाब दिया। ल्यूक थोई मिया ने कार का ताला खोला, दरवाजा खोला। घर जाओ और जल्दी आराम करो। दीनमत ने उसकी तरफ देखा, सिर हिलाया। हाँ, उस पूरी रात दीनमत फिर सो नहीं पाई। वह वास्तव में बीमार थी। अगली सुबह 7 बजे वह अपनी चीजों को पैक करने के लिए उठी। 8 पकौड़ी पकाया और खाने के बाद अपने सामान को घर से बाहर निकाल दिया। लू शिमियन ने उस पर नजर डाली, सिगरेट को पास के कचरे में फेंक दिया, उसके हाथ से सूटकेस ले लिया और एक कम आवाज में कहा, यह देर हो रही है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। डिंग एमआई खाली हाथ था और उसे बंद करने के लिए उसके सिर को देखा। डिंग एमआई रुक गया, फिर यात्री सीट पर बैठ गया। उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। आपको इस तरह से काम के लिए देर हो जाएगी। डिंगमी ने एक पल सोचा, फिर कहा, धन्यवाद मिस्टर लू। लू शी मिया ने हंसते हुए कहा, आप बहुत विनम्र हैं। डिंगमी ने अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखा, एक छात्रा की तरह एक अनुकरणीय मुद्रा में बैठी। उसकी पतली सफेद उंगलियों ने हल्के से उसके बैग के पट्टे को पकड़ लिया। वह थोड़ी घबराई हुई थी। यह एहसास ऐसा क्यों लग रहा है कि लू शी मिया उसका पीछा कर रहे हैं? क्या यह संभव है? डिंगमी ने अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यह अकल्पनीय था। हाई स्कूल में वापस वह अकेली थी जिसने उसे भगा दिया था। सोच रही थी कि कई सालों तक अलग रहने के बाद लू शी मिया पीछे मुड़कर उसका पीछा क्यों करेंगे
और यह भी अनुमान था कि उसने लू शिमिया को छोड़ दिया था। लू शिमिया ने बहुत तेज गाड़ी चलाई, लेकिन फिर भी भीड़-भाड़ का सामना करते हुए समय पर हवाई अड्डे पर पहुंच गए। डिंगमी को उम्मीद नहीं थी कि जियांगजू में अभी इतनी भीड़ होगी। सौभाग्य से लू शिमिया उसे वहां ले गए, अन्यथा उसे निश्चित रूप से देर हो जाती। डिंगमी जल्दी से कार से बाहर निकली। लू शिमिया ने अपना सामान निकाला और उसे दे दिया। डिंगमी ने इसे स्वीकार किया और कहा, धन्यवाद। सोचते हुए उसने कहा, तुम्हें जल्दी काम पर वापस जाना चाहिए। उसने आज सुबह ही सब कुछ टाल दिया था। लू शिमिया ने उसकी ओर देखा, तुम 1 सप्ताह के लिए चली गई हो? डिंगमी ने उसके बालों को सहलाया और सिर हिलाया। हाँ, अगर यह जल्दी हो तो हम 5 दिनों में वापस आ सकते हैं। उसने समय देखा, लगभग बहुत देर हो चुकी थी। तो मैं पहले जाऊंगी। डिंगमी ने जल्दी से मुड़कर देखा। लू शिमिया ने अचानक उसे वापस बुलाया। रुको। डिंगमी ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हाँ। डिंगमी, जल्दी वापस आओ। अध्याय 57 का अंत। क्या तुमने लू भाई द्वारा फेंका गया चारा देखा है? ल्यूक थोई मियाँ की तरह इस वजह से कभी नफरत मत करो, केवल प्यार और स्नेह। खंड 2 अध्याय 58। नवंबर में बीजिंग जियांगझो से बहुत ठंडा है। डिंगमी विमान से उतरते ही काम उठी और जल्दी से होटल के लिए टैक्सी ले ली। जब वह पहुंची तो उसने डू मिंग वेई को फोन किया। काफी देर तक इंतजार किया जब तक कि किसी ने फोन नहीं उठाया। मिन वेई, क्या आप व्यस्त हैं? डू मिंग वेई निर्देशक के साथ काम पर चर्चा कर रही थी। उसने सोचा कि यह तु खिएन का फोन है, इसलिए उसने इसे अनदेखा करने का फैसला किया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने नजर घुमाई, देखा कि यह दिन मैट का फोन था और फिर उसने फोन उठाया और कॉल का जवाब देने के लिए कहीं और चली गई। नॉर्मल। क्या आप अभी तक बीजिंग पहुंच चुके हैं? हाँ, अभी होटल पहुंचे हैं। डिंगमी ने एक पल के लिए सोचा और आखिरकार पूछ ही लिया, तुम्हारे और जू कियान के बीच क्या हुआ? डू मिंग वेई ने अपने होठों को सिकोड़ा और मुस्कुराई। बस ऐसे ही। यह अच्छा या बुरा नहीं है। उसका लहजा जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा था। डिंगमी को सुनते ही दिल का दर्द महसूस हुआ और उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम दोनों ने ध्यान से बात की? डू मिंग वेई थोड़ी देर के लिए चुप रही और उसकी आवाज एक हल्की हवा की तरह थी। मैंने कहा ब्रेकअप। जाहिर है यह काम नहीं किया। वह याद नहीं कर सकी कि उन्होंने कितनी बार ब्रेकअप कहा, लेकिन अंत में परिणाम अभी भी असंभव था। वे दोनों बहुत लंबे समय से एक साथ थे। अगर वे वास्तव में टूट गए तो सभी को दुख होगा। फिलहाल डू मिंग वेई ने अपने रिश्ते को बहने दिया है, इसे अपनी मर्जी से विकसित होने दिया है। वह वास्तव में ऐसा करने का इरादा रखती है या नहीं? डिंगमी नहीं जानती कि उसे कैसे सलाह देनी है। डू मिंग वेई हमेशा उससे ज्यादा तर्कसंगत होती है और उससे ज्यादा खुलकर सोचती भी है। मिना वेई। डू मिंग वेई फिर से हंसती है। ठीक है, मेरी चिंता मत करो। जब मैं वापस आऊंगी तो मैं थाम ग्याई से मिलने का समय तय करूंगी। हम खरीदारी करने जाएंगे। ठीक है। डिंगमी ने थाम ग्याई को लंबे समय से नहीं देखा है। उन दोनों की बातचीत खत्म होने के बाद उन्होंने फोन काट दिया। दिनमत ने एक फर कोट पहना और सीधे आवाज निर्देशक को खोजने चला गया। स्टूडियो में डिंग एमआई ने तु किन से मुलाकात की, जो पिछली बार एक साथ शो में थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी निर्देशक जियांग को ढूंढते थे। आई की स्क्रिप्ट। डिंग एमआई ने फिल्म के मुख्य किरदार को मच नहा नाम दिया, जबकि आप किन के ट्रैक नहा थे। उसने कई बार अपनी लाइनों में गलतियां कीं, लेकिन उन्हें फिर से तैयार किया। इस समय बीजिंग ने अभी तक हीटिंग की व्यवस्था नहीं की थी। स्टूडियो वायुरोधी था। हवा बहुत खराब थी, ठंडी और शुष्क दोनों थी।
डिंगमी की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी नहीं थी और एनिमेशन के लिए डबिंग के काम के साथ उसकी आवाज को और भी तीखा बनाना पड़ता था और उसका गला हमेशा दबाव की स्थिति में रहता था। ऐसा करने के 4 या 5 दिन बाद उसकी आवाज चली जाने लगी। अगर उसकी आवाज अच्छी स्थिति में नहीं होती तो डबिंग का असर और भी बुरा होता। डिंगमी के पास काम बंद करने और गला ठीक होने तक होटल में आराम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन 2 दिन आराम करने के बाद भी वह ठीक नहीं हुई और उसे सर्दी भी लग गई। यह वाकई दुर्भाग्य की बात थी। दरअसल उसके पास ज्यादा काम नहीं बचा था और वह एक दिन में डबिंग पूरी कर सकती थी, लेकिन सर्दी की वजह से उसकी प्रगति में देरी हो गई। डिंग एमआई बहुत चिंतित था, लेकिन वह असहाय थी और जब तक उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखा तब तक यह दोपहर के बाद नहीं था। दूसरे हाथ ने उसे जवाब दिया। फोन की घंटी बजी। यह बुई डिच का फोन था। डिंगमी, तुम कहाँ हो? बीजिंग, बुई डिच ने हंसते हुए कहा। क्या संयोग है, मैं भी बीजिंग में हूँ। चलो साथ में खाना खाते हैं। पिछले 1 या 2 सालों में चूंकि कंपनी बीजिंग में विकसित हो गई थी, बुई डिच अक्सर बीजिंग में रहती थी। डिंगमी ने उसकी आवाज सुनी और ऐसा लगा जैसे उसे बहुत पहले से पता था कि वह बीजिंग में है। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बीजिंग में हूँ? उसने मजाक में कहा, अपने ऊपर कोई ट्रैकर लगाओ। क्या तुम्हें यकीन है? उसे अजीब मानते हुए डिंगमी अवाक रह गई। नहीं, बुई डिच ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो भूल जाओ। तुम कहाँ हो? क्या आपको मुझे लेने की जरूरत है? अभी तक नहीं किया गया है। यह 2 दिनों में ठीक हो जाएगा। उसने फोन उठाया। लंबे समय तक इंतजार नहीं किया, लेकिन एक उत्तर के लिए इंतजार नहीं किया। यह चुनने के साथ एक समस्या होगी। देखा, उसकी ओर देखा। गले में खराश। डिंगमी ने अपना गला साफ किया। यह ठीक है, यह सिर्फ एक मामूली बात है। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। बुई दी ने सिर हिलाया। तुम अपना ध्यान रखो। अपनी आवाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल मत करो। डिंगमी मुस्कुराई। नहीं, मैं अपने चावल के कटोरे का ध्यान रखूंगी। बुई दी ने अपनी भौहें उठाईं और धीरे से मुस्कुराई। अगर तुम्हारा गला ठीक नहीं है तो मेरे पास आओ। अपने चेहरे पर भरोसा करके अपना जीवनयापन करो। डिंगमी ने उसे घूर कर देखा। उसने बहुत पहले कहा था कि उसका मनोरंजन योग में प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं है। दोनों के बीच संबंध हमेशा से ऐसे ही थे, मुख्यतः इसलिए क्योंकि डिंगमी ने पहले ही बुई दी के साथ एक स्पष्ट रेखा खींच दी थी। बुई दी इसे एक कदम आगे ले जाना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी। अगर उसने पहले उसकी मदद नहीं की होती तो शायद वह उसके साथ खाना भी नहीं खाती। खाने के बाद उसने उसे होटल वापस ले जाने की पेशकश की। डिंगमी उसके प्रेम की अफवाहों से थोड़ा डरी हुई थी, इसलिए उसने मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। बुई डिच ने चाबियां ली। उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। डरने की क्या बात है, मैं कोई सिल्वर स्क्रीन स्टार नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि पपराजी के पास मुझे हर दिन देखने के लिए खाली समय है? इससे पहले वे तस्वीरें लेने के लिए जियांग एयर का पीछा करते थे। दुर्भाग्य से मैं उनसे टकरा गया। चलो चलते हैं, यह सुविधाजनक है। उसने निजी कमरे का दरवाजा खोला और आराम से बाहर चला गया। डिंगमी के पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे दोनों एक साथ दरवाजे पर पहुंचे। डिंगमी कार बुलाने के लिए सड़क के किनारे जाने वाली थी, लेकिन बुई डिच ने दुखी होकर अपना हाथ वापस खींच लिया। डिंगमी, भले ही हम सामान्य दोस्त हों, लेकिन कार की सवारी करते समय इतना आरक्षित होने की कोई जरूरत नहीं है ना? अध्याय 58 का अंत। खंड 2 अध्याय 59। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया, थोड़ा अजीब महसूस करते हुए।
मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, बुईदीच ने ठंडे स्वर में कहा। तुम वाकई ज्यादा विनम्र होते जा रहे हो। क्या इसलिए कि तुमने ल्यूक थोई मियाँ के साथ प्रगति की है, इसलिए तुम मेरे साथ पूरी तरह से सीमा खींचना चाहते हो? दीन मैट ने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन वह बुईदीच के साथ मनोरंजन समाचार पर आने से वाकई डर रही थी। वह पहले भी डरती थी और अब और भी ज्यादा डरती है। वह झिझकी और बोली, तुम्हारे और लू शी मियाँ के पास शायद अभी भी एक मौका है। बुईदी उसे लू शी मियाँ का जिक्र करते हुए नहीं सुनना चाहती थी और झुंझलाहट में उसकी ओर देखा। ठीक है, अगर मैं वाकई फोटो खिंचवाती हूँ तो मैं खुद वीबो पर जाकर स्पष्टीकरण दूंगी। यह कहने के बाद डिंगमी का फिर भी मना करना थोड़ा अहंकारी होगा। उसने सिर हिलाया। ठीक है, बुईदी। अपनी खुद की कब्र खोदने से तुम्हारा क्या मतलब है? यही है। बुईदी डिंगमी को वापस होटल ले आई, उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। क्या सच में लू शी मियाँ के साथ रहने का इरादा है? डिंगमी ने अपना सिर नीचे किया। मुझे हमेशा से पता था, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जो तुम अपनी मर्जी से कर सकती हो। बुईदी ने अपने होंठ चाटे, न जाने क्या कहा, और धीरे से आह भरी। बताओ, क्या तुम यह बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर तुम उस पेड़ पर खुद को फांसी न लगाओ? अगर ऐसा था तो हमें उस समय क्यों अलग होना पड़ा? लू शी मियाँ के व्यक्तित्व के साथ, भले ही उन्हें पता हो कि तुम जेल जा रहे हो, वह तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, डिंगमी ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आया। निराशा और असहायता की वह भावना, जिसे एक बार अनुभव करना ही काफी था, वह लू शी मियाँ को फिर से अपने साथ पीड़ित होने नहीं दे सकती थी, और वह यह भी नहीं चाहती थी कि उसके आस-पास के रिश्तेदार और दोस्त यह जाने कि उसकी एक प्रेमिका है जो जेल जा रही है। उसे गपशप का विषय बनाना उसे किसी भी चीज से ज्यादा असहज महसूस कराता है। बुईदी ने अपने चश्मे को ऊपर उठाया, 2 साल पहले सिटीसी में लू शी मियाँ से मिलने का समय याद करते हुए, और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। हाँ, तुम नहीं समझे। यदि आप वास्तव में लू शी मियाँ के साथ वापस आ सकते हैं, तो मैं आश्वस्त हूँ, हार मानने के लिए तैयार हूँ। आप दोनों प्यार के संत हैं, जो आपका सीनियर बनना चाहता है। कंपनी सभी नुकसान को सहन करने के लिए तैयार थी। ढीला। तू खियन ने उसकी ओर देखा। मुझे एक सिगरेट दे दो। ल्यूक थोई मियाँ ने सिगरेट का पैकेट फेंक दिया। तू खियन ने एक सिगरेट निकाली, उसे अपने मुंह में डाला और जला दिया। इससे पहले वह और टैन डांग बहुत धूम्रपान करते थे, इसलिए ल्यूक थोई मियाँ ने धूम्रपान छोड़ दिया। अब ल्यूक थोई मियाँ बहुत ज्यादा धूम्रपान करता है, लेकिन 2 मिनहवी की वजह से वह बहुत कम धूम्रपान करता है। पुरुष शायद ही कभी प्यार के बारे में बात करते हैं। तू खियन अपने दिल में परेशान महसूस करता है, उसे देखता है। चलो कुछ पीते हैं? तुम्हें पता है कि मैं शराब नहीं पीता। तुम जाकर तान डांग को खोजो। सामाजिक पार्टियों को छोड़कर लू शी मियाँ शराब को छूने की पहल नहीं करते थे। तू खियन जानता था कि तान डांग हाल ही में मामलों को सुलझाने में व्यस्त था और उनसे ज्यादा स्वतंत्र नहीं था। अगर उसके पास समय होता तो वह बहुत पहले ही उन्हें खाने के लिए आमंत्रित कर लेता। तकनीकी टीम के झेंग यान ने हंसते हुए कहा, भाई खियन, आप लू जोंग को आमंत्रित नहीं कर सकते। हमारे यहाँ लोगों का एक समूह है। किसी ने सुझाव दिया, कुछ देर रात का खाना ऑर्डर करें। आप दावत दे रहे हैं? मैन, दोनों बॉस यहाँ हैं। क्या अब मेरी बारी है? ठीक है, भाई कियान। इन लोगों ने लू शी मियाँ को छूने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उनके पास जू कियान पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जू कियान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग ऑर्डर करें, मैं दावत दूंगा। किसी ने आमंत्रित किया और लोगों ने जल्दी से काम किया। एक झटके में व्यंजन चुन लिए और कुछ ही देर में खाना डिलीवर हो गया।
समूह सम्मेलन कक्ष में लंबी मेज पर खाने के लिए इकट्ठा हुआ। तकनीकी टीम में केवल 2 लड़कियां थीं और उन्हें साल की शुरुआत में ही भर्ती किया गया था। वे सभी बहुत छोटी थीं, एक दूसरे से सटकर बैठी थीं, वीबो पर सर्फिंग कर रही थी, पुरुष देवताओं और सितारों के बारे में बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद एक लड़की ने अचानक कहा, माँ, बुई दीच जियांग एर की पीठ पीछे खाना खा रहा है। लू शी मिया ने यह नाम सुना, तुरंत भौहें सिकोड़ी और लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं। लड़की कांप उठी, जल्दी से अपना सिर नीचे किया और अपने बगल में बैठी लड़की की आस्तीन खींची। माँ, गलती से लू जोंग के सामने कुछ बुरा कह दिया। अगर हम पुरुष देवताओं की बात कर रहे हैं तो लू शी मिया की शक्ल उन उभरते सितारों से बिल्कुल अलग थी। बस इतना था कि वह आम तौर पर बहुत ठंडा था। उसका अलग थलग रूप कुछ ऐसा नहीं था जिसे आम महिलाएं समझ सकती थी। साथ ही मिस जियांग के साथ वे केवल उसकी पीठ पीछे उसके बारे में गुप्त रूप से गपशप करने की हिम्मत करती थी। बुई दीच, वह अमीर युवा मास्टर? मैं कहता हूँ, मेरी देवी जियांग एर उसके साथ रहना बेकार है। मुझे देखने दो कि यह लड़की कौन है। थोड़ा धुंधला, उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा, छोटे बाल, बहुत गोरी और पतली। लू शी मिया ने और भी भौहें सिकोड़ी, अपने होठों को एक सीधी रेखा में सिकोड़ा। उसके हाथ में चॉपस्टिक कुचली हुई थी। जू कियान ने उसके हाव भाव देखे और संदेह से पूछा, क्या गड़बड़ है? लू शी मिया का चेहरा काला पड़ गया जब वह खड़ा हुआ। यह ठीक है, सभी लोग खाएं। लंबा व्यक्ति जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। पीछे एक समूह के लोग एक दूसरे को देखते हुए रह गए। प्रेसिडेंट लू, क्या गड़बड़ है? गुस्सा? कितना डरावना! लेकिन वह अचानक से क्यों गुस्सा हो गई? टू खियन ने लड़की का फोन निकाला और उसे देखा। हालांकि छवि थोड़ी धुंधली थी, लेकिन वह इतने सालों से दीन मैट को जानता था, इसलिए वह निश्चित रूप से उससे बहुत परिचित था। जितना अधिक उसने देखा, उतना ही उसे लगा कि उसका फिगर और सिलहूट दीन मैट जैसा था। यहाँ तक कि उन्होंने इसे पहचान लिया। लू शी मिया ने निश्चित रूप से इसे पहचाना, या क्या वह पहले से ही बुई डिच नाम से जानते हैं? वेक्सन पर संदेश, और महसूस किया कि वह बिडिच की नई खुशी के रूप में गर्म खोज पर थी। मैं मिया, उनकी चैट इतिहास अभी भी कल रात को रोक दिया गया था। मेरे हाथ भी थोड़े कांप रहे हैं। दीनम मैट ने वीबो खोला। हॉट सर्च को नीचे धकेल दिया गया था, लेकिन जब उसने सर्च दबाया तो वह फिर भी ऊपर आ गया। उसने सुविधाजनक रूप से टिप्पणियां खोली। मुझे लगा कि बुई दीच और ग्यांग नहीं असली है। मनोरंजन उद्योग वास्तव में अराजक है। यह लड़की उद्योग में किसी की तरह नहीं दिखती है। वह बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं ढकती है। आप गलत नहीं हो सकते, है ना? शायद वे सिर्फ दोस्त हैं। एक बहुत ही सामान्य होटल श्रृंखला। बुई डिच के पास इतना पैसा है, उसे 5 सितारा होटल में जाना चाहिए, है ना? मुझे मत बताओ कि तुम प्रसिद्धि पाने के लिए कहानियां बना रही हो। बुई दीच ने भी उसे एक संदेश भेजा। हॉट सर्च को नीचे धकेल दिया गया है। शायद इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। चिंता मत करो। दीन मत बिना आंसू के रोया। किसी को डांटना चाहता था। उसका दिल अभी ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह 1000 पाउंड के पत्थर से भरा हो और उसे चिंता न करने के लिए कहा गया हो। बड़ी मुश्किल से उसने आखिरकार लू शी मिया के साथ कुछ प्रगति की थी और अब उसे शायद शुरुआती लाइन पर वापस धकेल दिया गया था। डिंगमी बहुत परेशान थी, फोन पकड़े हुए, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। जब तक डू मिंग वेई ने फोन नहीं किया, डिंगमी ने बुई डिच के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। यह सिर्फ एक सीनियर और बॉस है। मूल डबिंग जॉब मुझे उसके द्वारा पेश की गई थी। अगर मुझे कुछ कहना है
तो यह है कि वह मेरा पीछा करता था। कल वह मुझे वापस होटल ले गया। डू मिंगवेई बोलने में झिझक रही थी। ठीक है, तुमने उसकी वजह से लू शी मियाँ से रिश्ता तोड़ दिया। डिंग मी चुप थी। लू शी मियाँ की नज़र में यह वास्तव में बुई डिच की वजह से था। डू मिंगवेई को लगा कि उसने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया है और कुछ हद तक हैरान थी। सच में? मेरी बात सुनो, एम आई इस तरह के एक आदमी के लिए लू शी मियाँ के साथ टूटना वास्तव में एक बड़ा नुकसान है। लू शी मियाँ इतनी परेशान है कि वह मर जाएगी। फोन को डिंग एमआई ने उत्सुकता से लू शी मियान को एक पाठ संदेश भेजा। मदद नहीं कर सकता, लेकिन लू शी मियान को फोन करें। फोन लंबे समय तक बिना किसी का जवाब दिए। उसका पूरा शरीर तनाव में था। स्टूडियो बहुत शांत था। वह दूसरी तरफ खड़े आदमी की गहरी सांसों की आवाज साफ सुन सकती थी। लू शी मियां। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। फोन के जरिए भी वह उसकी ठंडक महसूस कर सकती थी। डिंगमी पहले तो समझाना चाहती थी लेकिन कुछ नहीं कह पाई। अगले ही पल कॉल खत्म हो गई। डिंगमी ने चुपचाप फोन पकड़ रखा था। उसकी उदास आंखें स्क्रीन पर चिपकी हुई थी। काफी देर बाद उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से मुस्कुराई। तब तक मुस्कुराती रही जब तक कि उसके आंसू बहने वाले नहीं हो गए। ठीक है, अब और समझाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम वाकई बहुत लंबा इंतजार नहीं कर सकते। जितना ज्यादा तुम इंतजार करोगे, उतना ज्यादा तुम हारोगे, उतने ज्यादा दुखी, उतने ज्यादा दिल टूटेंगे। अपना काम खत्म करने के बाद डिंगमी अपना सामान स्टूडियो से बाहर ले गई। ये किन ने उसे देखा और मुस्कुराई। डिंगमी, तो तुम बुई दी को जानती हो। डिंगमी ने उसे देखा और हाँ कहा, आगे कुछ भी नहीं बताया। ये किन ने शर्म से अपनी मुस्कान वापस खींची। क्या तुम वापस जा रही हो? डिंगमी ने सिर हिलाया और मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, मैं पहले जाऊंगी। अलविदा। उड़ान 8:30 बजे थी। डिंगमी रात के 11 बजे जियांगजू पहुंची। उसने जिंगहाई शहर के लिए बस ली। आवासीय क्षेत्र के गेट के सामने रुकी। कार का दरवाजा खोला। ठंडी हवा चली। डिंगमी ने अपने कपड़े कसकर बंद किए, अपना सिर नीचे किया और अपना सामान आवासीय क्षेत्र में ले गई। अंधेरी रात में जमीन पर घूमते पहियों की आवाज बेहद साफ और एकाकी थी। मिस डिंग वापस आ गई है। डिंगमी ने आवाज सुनी और अपना सिर घुमाया। जियाओ वेई ने उनकी ओर एक चमकदार मुस्कान के साथ देखा। शरद ऋतु की रात में यह मुस्कान वास्तव में गर्म थी। इतनी गर्म कि डिंगमी लगभग आंसू बहा बैठी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। उसके गालों पर हल्के से डिंपल दिखाई दिए। मैं वापस आ गई हूँ। सूटकेस खींचते हुए वह आगे चलती रही। अकेली वह आगे भी चल सकती थी। बिल्डिंग 16 पर पहुंचकर डिंगमी रुकी, ऊपर देखने के लिए अपना सिर उठाया। दरवाजे का फ्रेम बिल्कुल काला था। सामान को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए डिंगमी बिल्डिंग 19 की ओर चलती रही। लिफ्ट से बाहर निकलते हुए डिंगमी बेहद थकी हुई। वह आदमी काला सूट पहने हुए था, टाई नहीं। उसकी शर्ट के 2 बटन खुले थे। उसका रूप ठंडा और दूर का था। उसकी एक पलक कठोर लग रही थी और उसे ठंडी निगाहों से घूर रही थी। लू शी मियां उसकी ओर चली गई। डिंगमी दंग रह गई और उसने अपना सिर उठाकर उसे देखा, फुसफुसाते हुए, तुम यहाँ क्यों हो? करीब से देखने पर उसने महसूस किया कि उसकी आंखें इतनी ठंडी नहीं थी। उसकी अभिव्यक्ति संयमित लग रही थी। संयम क्या? गुस्सा? ल्यूक थोई मियां ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसे दबा दिया, दीवार से सटा दिया, अपना सिर नीचे कर लिया और उसके होठों को ढक दिया। खंड 2 अध्याय 60। क्रैक। चाबी जमीन पर गिर गई। जैसे ही वह पास गया, डिंगमी को शराब की हल्की गंध आई।
उसके पीछे ठंडी दीवार थी। सामने लू शी मियाँ की चौड़ी, दृढ़ और गर्म छाती थी। डिंगमी अंदर बंद थी, हिलने में असमर्थ थी। लू शी मियाँ का चुंबन एक तूफान की तरह भयंकर था। उसने उसे भयंकर और क्रूरता से चूमा, लगभग उसे सांस लेने का मौका नहीं दिया। हर बार उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, जैसे कि वह उसे अपने पेट में निगलना चाहता हो। उसके होंठ और जीभ भयंकर रूप से आक्रमण कर रहे थे। डिंगमी को पहले कभी ऐसा चुंबन नहीं मिला था। कुछ साल पहले विदाई चुंबन से भी अधिक भयंकर। ऐसा लग रहा था कि इसमें अंतहीन आक्रोश और दोष है, जो इस चुंबन में बह निकला। डिंगमी थोड़ी डरी हुई थी। उसने उसे दूर धकेलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तुरंत ही उसने उसे कसकर पकड़ लिया, उसकी पीठ के पीछे घुमाया। कमर के पीछे दबा हुआ हाथ जोर से आगे की ओर दबा रहा था। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। चुंबन गहरा और गहरा होता जा रहा था। उसकी छाती में हवा खत्म होने वाली थी। डिंगमी को धीरे धीरे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसका शरीर शिथिल हो गया था। उसका चेहरा लाल था, उसकी आंखें भी लाल थीं। लू शी मियाँ ने उसकी धुंधली आंखों पर गहराई से ध्यान केंद्रित किया, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। चुंबन कोमल और सुस्त हो गया। डिंगमी इस चुंबन में डूबी हुई थी, धीरे धीरे उसका जवाब दे रही थी। कोई आवाज नहीं थी, लाइटें बंद थी। दोनों आकृतियां अंधेरे में जोश से उलझी हुई थी। केवल दूसरे की सांसें उसके कानों में तैरती हुई सुनाई दे रही थी। लंबे समय के बाद वह उसके होठों से चिपक गया। आह भरी, डिंगमी, तुम बहुत अच्छी हो। उसे प्यार और नफरत दोनों ही करवा रही थी। हड्डी तक तड़पाया। लेकिन दिनह मैट ने गलत समझा। उसने सोचा कि उसका मतलब बुई दीच था। उसकी पलकें थोड़ी कांप रही थी। उसने उसके चुंबन से बचने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसके होंठ सुन्न हो गए थे। उसने अपने थोड़े सूजे हुए होठों को दबाया, धीरे से समझाया, बुई दीच और मैं ऐसे नहीं है। उसने बस मुझे होटल वापस भेज दिया। इससे पहले मेरे सामने उसका जिक्र मत करो। लू शी मियाँ ने उसे बीच में टोका। उसके होंठ आपस में चिपके हुए थे, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी, और उसने अपना सिर दूसरी तरफ देखने के लिए घुमाया। डिंगमी ने अकड़कर चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। लू शी मियाँ ने एक गहरी सांस ली, उसे छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गया। उसने गिरी हुई चाबी पर पैर रखा। उसने अपना पैर हटा लिया, उसे उठाने के लिए नीचे झुका और अपने हाथ में चाबी को देखा। वह जोर से हंस पड़ा। डिंगमी ने अपने होंठ काटे और उसके हाथ में चाबी को देखा। आगे बढ़कर, इसे मुझे दे दो। ल्यूक थोई मियाँ ने चाबी अपने हाथ में पकड़ी, अपनी आंखें नीची की और उसे गौर से देखा। दिनह मत, मुझे सच बताओ, जब तुम वापस आईं, तो क्या तुमने कभी मेरे बारे में, हमारे बारे में सोचा, या फिर क्या तुम मेरे कारण वापस आए? दिनह मट आश्चर्यचकित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे तौर पर पूछेगा। उसने ईमानदारी से कहा, हाँ। वह कैसे नहीं सोच सकती थी? करीब 6 साल, 2000 से ज्यादा दिन और रात, एक भी दिन ऐसा नहीं था जब वह खुद को इसके बारे में सोचने से रोक पाया। लू शी मियाँ ने अपने होठों को चाटा। उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। डिंग डोंग। लिफ्ट का दरवाजा अचानक खुला। एक युवा जोड़ा हाथ में हाथ डाले बाहर निकल रहा था। जैसे ही वे अंदर मुड़े, उन्होंने एक निश्चित घर के दरवाजे के सामने एक पुरुष और एक महिला को खड़े देखा। पुरुष सुंदर और आकर्षक था, महिला भी बहुत सुंदर थी। वह उन्हें देखने के लिए अपना सिर घुमा रही थी। उसके होंठ लाल और सूजे हुए थे। यह स्पष्ट था कि उसने अभी कुछ किया था। चारों लोगों ने एक दूसरे को देखा। जोड़े को उम्मीद नहीं थी कि आधी रात हो चुकी थी और दालान में अभी भी कोई खड़ा था। शायद उन्होंने अभी अभी कुछ अच्छा बर्बाद किया था।
डिंगमी ने पहचान लिया कि यह अगले दरवाजे के अपार्टमेंट का नया किराएदार था। दरवाजे के बाहर खड़ा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने अपना सामान उठाने के लिए अपना सिर नीचे किया। लू शी मिया के सामने हाथ बढ़ाया। मुझे चाबी वापस दे दो। ल्यूक थोई मिया ने बिना हिले डुले अपने हाथ जेब में डाल लिए। उसके सामने बैठा जोड़ा भी जल्दी में नहीं लग रहा था, धीरे धीरे चाबी ढूंढ रहा था। आदमी ने कहा, क्या तुमने चाबी जेब में नहीं रखी? लड़की ने कहा, यही तो मैं खोज रही थी। किसने कहा कि मेरा बैग सौंदर्य प्रसाधनों से भरा है? अरे, क्या इतना सारा सामान खाने लायक है? इसका तुमसे क्या लेना देना है? डिंगमी थोड़ी घबरा गई। उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। मुझे चाबी दो, चलो अंदर चलते हैं और बात करते हैं। लू शी मिया ने गहरे लाल रंग के दरवाजे पर नजर डाली, अपनी जेब से हाथ निकाला। एक बार अंदर जाने के बाद अब और बात करने की जरूरत नहीं थी। उसने उसे चाबी थमा दी। उसके सामने बैठे जोड़े को आखिरकार चाबी मिल गई। दरवाजा बंद करने से पहले उन्होंने उन पर नजर डाली। डिंगमी ने जल्दी से चाबी ले ली। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सामान घसीटा और कुछ कदम चली। उसने चाबी को ताले में डाला। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। फिर चाबी घुमाकर दरवाजा खोला। अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। ल्यूक थोई मिया अभी भी स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें उसके लाल हो चुके चेहरे और छिपी न जा सकने वाली थकान पर टिकी थीं। तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए, दिनमत ने ध्यान भटकाते हुए पलकें झपकाईं। अंदर नहीं जा रहे? ल्यूक थोई मिया उसके पास आए और उसके बालों को सहलाते हुए बोले, डिंगमी, जल्दी वापस आओ। इतना कहते ही वह लंबा व्यक्ति मुड़ा, लिफ्ट खोली और अंदर चला गया। दिनमत को वहीं खड़ा छोड़ दिया, स्तब्ध। बस ऐसे ही चूमो और भागो। जल्दी वापस आओ। उस रात दीनमत गहरी नींद में सो गई। उसके सपने लू शी मिया के जोशीले चुंबनों से भरे हुए थे। दीनमत को इस हद तक छेड़ा गया कि उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया। उसका पेट का निचला हिस्सा सिकुड़ गया और अंत में वह सिकुड़ गई और दर्द से कराहते हुए जाग गई। दिनमत उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके सपने में गीली छवियां पूरी तरह से गायब हो गईं। उसने सैनिटरी नैपकिन लिया, अपना पेट पकड़ा और बाथरूम में चला गया। दोपहर के समय थाम ग्याई ने वैक्सीन पर 3 लोगों का चैट ग्रुप बनाया। उसमें पूछा, क्या तुम आज रात बाहर जाना चाहते हो? मैं तुम्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। 2 मिनहवी, क्या आपके पास कोई अच्छी खबर है? थाम ग्याई ने शर्मिंदगी से कहा, घृणास्पद। 2 मिनहवी ने भयभीत होकर कहा, सचमुच? ट्रुओंग लुआन अच्छा है, मुझे आज रात तुम्हें दावत देने दो। दीनहतियो मत कहा है। बोलो। दिनमैट बिस्तर पर लेटा हुआ था, अभी उठा और संदेश पढ़ा। एक बहुत ही दयनीय भाव के साथ उत्तर दिया, आंटी मिलने आई थी। दर्द इतना बुरा है कि उन्हें लकवा मार गया है। क्या वह कुछ दिन और इंतजार कर सकती हैं? मैं कुछ दिनों में आप लोगों को आमंत्रित करूंगा। 2 मिनहवी, क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले कभी इतने दर्द में नहीं देखा। उन 2 सालों में डिंगमी की जिंदगी आसान नहीं थी। जाने के बाद उसकी सेहत बहुत खराब हो गई थी। पिछले दिनों की डबिंग की स्थिति के साथ उसने कुछ दिनों तक सहन किया। इस बार दर्द पहले से भी बदतर था। उसने अपने पेट पर गर्म पानी की थैली रखी और कहा, पिछले कुछ दिनों से बीजिंग में बहुत ठंड थी। मुझे फिर से सर्दी लग गई। इस बार बहुत दर्द हुआ। थाम गया, क्या आप पारंपरिक चीनी डॉक्टर से मिलना चाहते हैं? झांगलुन के अस्पताल में एक बहुत अच्छा पारंपरिक चीनी चिकित्सक है। अरे हाँ, झांगलुन एक सर्जन है। डिंगमी, सच में इतना अच्छा? पिछले साल
उसने स्वस्थ होने के लिए पारंपरिक चीनी दवा लेने की भी कोशिश की, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। थम ग्याई ने उसे पता भेजा, तुम इसे आजमाओ, यह वास्तव में अच्छा है। मैं ट्रोंग लुआन से तुम्हारे लिए एक नंबर बुक करने के लिए कहूँगा, क्या यह कल संभव है? डिंगमी सहमत हो गई। अगले दिन डिंगमी खुद को घसीटते हुए एक पारंपरिक चीनी दवा डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने दवा लिखी और अस्पताल ने उसे तैयार किया। उसे दोपहर तक दवा नहीं मिली। उसे पहले घर जाना था। जब वह बिल्डिंग 16 से गुजरी तो डिंगमी को अचानक याद आया कि लू शी मिया ने क्या कहा था। उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला। चाबी और घर का कार्ड अभी भी वहीं था। वह एक पल के लिए झिझकी, लेकिन आखिरकार घर लौट आई। शाम के 6 बजे डिंगमी पारंपरिक चीनी दवा का एक बड़ा बैग लेकर आई जो अस्पताल से तैयार किया गया था। नुस्खा 2 हफ्ते के लिए था। एक दिन में 3 बैग, बहुत भारी। आसमान उदास था और बारिश होने वाली थी। डिंगमी बहुत देर तक दरवाजे के बाहर खड़ी रही, लेकिन फिर भी कार नहीं बुला सकी। वह थोड़ी चिंतित थी। जब तक एक मर्सिडीज बेंज उसके सामने रुकी। लू शी मिया ने कार की खिड़की नीचे की और अपने हवा से उलझे बालों को देखा। कार में बैठ जाओ। दिनमट दंग रह गई। उसने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। पारंपरिक चीनी दवा का भारी बैग अपने पैर पर रख लिया। उसकी उंगलियां दबाने से लाल हो गई थी। उसने अपने हाथ रगड़े और उसकी ओर देखा। तुम यहाँ क्यों हो? ल्यूक थोई मिया ने उसके पैर पर दवा की थैली देखी। जैसे ही वह अंदर आई, पूरी कार पारंपरिक चीनी दवा की गंध से भर गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? यह पारंपरिक चीनी चिकित्सा है। तुमने मुझसे पूछा था कि मुझे दवा क्यों लेनी पड़ी। उसने भौहें सिकोड़ी। दिनमत ने जल्दी से कहा, मेरे पेट में दर्द है, मैं बस आराम कर रहा हूँ। ल्यूक थोई मिया ने उसकी तरफ देखा, चुपके से राहत की सांस ली, कुछ और नहीं कहा, और गाड़ी चलाकर चला गया। दीनमैट ने चुपचाप उसके गाल को देखा और फिर से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? डेस्क के ऊपर। इससे पहले गेम कंपनी QUUC ने CRM का उपयोग करने के लिए 3 साल का अनुबंध किया था, लेकिन खराब समीक्षाओं के कारण वे अनुबंध को रद्द करने पर विचार कर रहे थे। ल्यूक थोई मिया व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने के लिए आए, यह सुनिश्चित करते हुए कि यदि वास्तव में ग्राहक की जानकारी लीक होने का मामला था, तो वह सभी नुकसानों की भरपाई करेंगे और साथ ही इस अनुबंध को बनाए रखते हुए छूट स्वीकार करेंगे। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने उसे सड़क के किनारे टैक्सी पकड़ते हुए देखा। इस समय और बारिश होने वाली थी। यह अजीब था कि उसने टैक्सी पकड़ी। ओह! डिंगमी ने बाहर देखा। कांच के दरवाजे पर बारिश की कुछ बूंदें छपी हुई थी। धीरे धीरे, अधिक से अधिक, खिड़की के फ्रेम को ढक रही थी। बारिश हो रही थी। बाहर तूफान गरज रहा था, पेड़ हिल रहे थे और सूखे पत्ते गिर रहे थे। पलक झपकते ही लगभग देर से शरद ऋतु आ गई थी। जब कार आवासीय क्षेत्र में चली गई, तो डिंगमी का फोन बज उठा। यह डू मिंग वेई था। उसने डिंगमी को याद दिलाया, आज रात शो है, इसे देखना मत भूलना। दिनमट मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं नहीं भूलूंगा। मैं आज रात 8 बजे समय पर टीवी देखूंगा। डू मिंग वेई ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई आपको पहचान पाएगा। कुछ दिन पहले आप बुई डिच के साथ हॉट सर्च पर थे। हालांकि तस्वीर स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि तुलना करने वाला कोई नहीं होगा। इसके अलावा कार्यक्रम की टीम ने जानबूझकर दिनमैट को होस्ट के रूप में इस्तेमाल किया, जो कि जियांग नी के लिए डबिंग में माहिर आवाज अभिनेता है। दिनमैट एक पल के लिए चौंक गई। हाल ही में ल्यूक थोई मिया द्वारा भ्रमित होने के कारण
वह लगभग इस मामले के बारे में भूल गई। थोड़ी चिंतित, तो हमें क्या करना चाहिए? डो मिन्हवी ने उसे दिलासा दिया। चिंता मत करो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। आप एक फिल्म स्टार नहीं हैं। नेटिजन्स के पास शायद इतना खाली समय नहीं है। क्या आपने अपनी दवा ले ली है? ध्यान से पीना। कल रात को साथ में खाना खाना मत भूलना। डू मिंग वेई इस मामले में असहाय थी। कार्यक्रम पहले ही स्वीकृत हो चुका था। उसे कुछ भी बदलने का कोई अधिकार नहीं था। उसे केवल यह उम्मीद थी कि कोई जानबूझकर जानकारी खोदकर लीक न करे। कार सड़क के किनारे रुकी। डिंगमी ने अपना सिर उठाकर देखा। वे आ चुके थे। उसने जल्दी से कुछ और वाक्य कहे, फिर पहले फोन काट दिया। लेकिन उसके पास छाता नहीं था। लू शिमिया ने कार का दरवाजा खोला। छतरी लेने के लिए बारिश में ट्रंक तक गया। उसने छाता खोला और उसे यात्री के दरवाजे के सामने ले गया। कार का दरवाजा खोला और उसकी ओर देखा। बाहर निकलो। दीनमत ने दवाइयों का भारी बैग कार से नीचे उतारा। उसने उसके हल्के पीले चेहरे को देखा, दवाइयों का बैग लिया, उसके कंधे को सहलाया और उसे छाते के नीचे खींच लिया। वे दोनों बहुत करीब थे। दीनमत का दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। वह उसके सामने खड़ी थी। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके कंधे पर पड़ी बारिश की बूंदों को हटा दिया। चल दर, वह शर्मा गई और बोली। कुछ कदम चलने के बाद दीनमैट का फोन फिर से बज उठा। उसने फोन निकाल कर देखा। यह चू थान था। ल्यूक थोई मियाँ ने फोन पर नजर डाली और चलना बंद कर दिया। दीनमत ने अपने होंठ सिकोड़े और कॉल का जवाब दिया। दूसरी तरफ से चू थान ने उससे पूछा कि क्या वह व्यस्त है और वह खाने के लिए कब आएगी। दीनमत ने कहा, मैं व्यस्त नहीं हूँ। हम बाद में खा सकते हैं। पिछली बार जब वह जू जेन से मिली थी तो वह वहां नहीं गई। झो किंग ने आह भरी, फिर जल्दी से अपना स्वर बदल दिया। जियाओमी, मेरे सहकर्मी ने मुझे एक लड़के से मिलवाया। दूसरे पक्ष ने कहा कि उसे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने रुककर उसे खुश करने के लिए पूछा, तुम्हारे पास कब खाली समय है? उसके साथ खाना खाओ और उसके साथ डेट पर जाने की कोशिश करो। अगर यह काम करता है तो। दूसरे पक्ष को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। डिंगमी ने उसे बीच में टोका, मैंने तुमसे कहा था, मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती। चू थान ने जोर देकर कहा, लेकिन उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं। वह बहुत होशियार है और वह एक वकील भी है। कोई जरूरत नहीं है। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, माँ। दिनमट ने फोन रख दिया और ऊपर देखा तो ल्यूक थोई मियाँ उसे घूर रहे थे। काफी समय बाद उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अंधा डेट। दिनमत, क्या आपको लगता है कि मुझसे बात करना बहुत आसान है या आप मुझे गंभीरता से नहीं लेते? दिनमट के पास कहने को शब्द नहीं थे और उन्होंने तुरंत समझाया, यह मेरी माँ का विचार था। मैंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हवा चली और बारिश हुई। वे दोनों बारिश में खड़े थे। उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। खून का एक भी निशान नहीं था। ल्यूक थोई मियाँ ने नरम होकर धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हारे पास चाबी है? कौन सी चाबी? डिंगमी थोड़ी उलझन में थी। तुरंत उसकी निगाहों का सामना करते हुए, लाओ, मैं लाया हूँ। उसने कुछ और नहीं कहा। उसे पकड़कर आगे बढ़ गया। बिल्डिंग 16 में प्रवेश किया। लिफ्ट खोली। सीधे 12वीं मंजिल पर जा पहुंचा। उस घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी जिसमें वह 1 साल से ज्यादा समय से रह रही थी। इतना परिचित कि वह और अधिक परिचित नहीं हो सकता था। डिंगमी का दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह उसके सीने से बाहर कूदने वाला था। ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर नीचे करके उसकी ओर देखा। उसका चेहरा भावहीन था। दरवाजा खोलने की कोशिश करो। दिनमत ने चाबी निकाली। एक पल के लिए हिचकिचाया,
फिर चाबी को ताले में डाला। चाबी ने ताला घुमाया, जिससे एक हल्की सी आवाज आई। क्लैक। दरवाजा खुला। उसका दिल धड़क उठा। उसने अपने होंठ काटे और उसकी तरफ देखा। ल्यूक थोई मियां ने दरवाजा खोला और सबसे पहले अंदर चला गया। दीना मट काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर धीरे धीरे अंदर चला गया। प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर उसकी आंखें घर को देख रही थी, जो बिल्कुल भी नहीं बदला था। उसका दिमाग खाली था, उसकी आंखें खिन्न थीं, और वह कुछ कदम आगे बढ़ी। उसने जो बॉक्स खरीदा था वह अभी भी कॉफी टेबल पर था, और सोफे पर तकिए अभी भी वहीं थे, बस पुराने हो गए थे। सब कुछ बरकरार था, जिसमें ल्यूक थोई मियां भी शामिल था, जैसे कि नुकसान के वर्ष कभी थे ही नहीं। लंबा आदमी खिड़की के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक सिगरेट थी। उसके चारों ओर धुआं घूम रहा था, जो उसके अकेलेपन और वीरानी को प्रकट कर रहा था। ल्यूक थोई मियां, वह उसके पीछे खड़ी होकर झिझकते हुए पुकार रही थी। उम्मा। उसने सिगरेट का कश लेते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया। मैंने ताला नहीं बदला। हाँ। क्यों? उसकी आवाज सूखी थी। उसने पहले भी उससे झूठ बोला था कि उसने ताला बदल दिया है। ल्यूक थोई मियां ने पीछे मुड़कर उसे गौर से देखा, अपना सिर नीचे किया और खुद को नीचा दिखाते हुए हंसा। तुम्हें क्या लगता है? दीन अहमद का दिल खट्टा और कड़वा था, जैसे वह पानी में भीगा हुआ हो, फूलने वाला हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। ल्यूक थोई मियां ने हार मान ली। उसने उसे गौर से देखा और हर शब्द बोला, तुमने कहा था कि अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया, तो इसका कारण यह होगा कि तुम अपना रास्ता भटक गई हो। ठीक है, तो मैं वापस जाऊंगा। दिना मट ने अपने होठों को दबाया और सिसकते हुए कहा, मुझे अभी भी याद है। यह एक ऐसा जिद्दी और अस्पष्ट वाक्य था, जिसे वास्तविकता के दबाव में वह भूलने ही वाली थी। ल्यूक थोई मियां भूला नहीं, शायद अवचेतन रूप से अपने लिए आशा की एक किरण रखना चाहता था। वह भूलना बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर एक दिन तुम भी लौट आओ, तो मैं समझूंगा कि तुम्हें अपना रास्ता मिल गया है। वह उसे गले लगाने के लिए झुका और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया। दिनमत, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं अभी भी तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। अध्याय 60 का अंत। वापस एक साथ, वापस एक साथ, वापस एक साथ। मैं इस अध्याय का अनुवाद करते समय टाइप कर रहा था और रो रहा था। जिस दिन मैं ल्यूक थोई मियां के लिए गिरा, वह भी इसलिए था क्योंकि मैंने यह अध्याय पढ़ा था। मुझे नहीं पता कि और क्या कहना है।